तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहां से भर भर के एग्जाम में आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम का सभी क्वेश्चन एकदम प्रॉपर सही होते हुए चले और आप एग्जाम में बैठे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बने। अगर आपका भी वादा है कि 450 प्लस लाने हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं चाहे वो थ्योरी के हो या ऑब्जेक्टिव के हो, प्रतिदिन आप उसको वॉच करते हुए चलते हैं तो निश्चित आप उतना बेहतर करते हैं जितना खुद से वादा नहीं है। और हमें भी तो यही चाहिए कि आप बहुत बेहतरीन करें और उतना बेहतर लाएं जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक ही क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। लोग देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मेंडल ने किस पौधे पर काम किया था। तो मैं बता दूं ऑप्शन क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है मटर, आम, सीमम। तो मैं बता दूं कि मेंडल जो है वो उद्यान मटर पे काम किए थे। कैसा? गार्डन पीपर। याद रखेगा इस बात को भी कि मेंडल जो है वो मटर के पौधे पर क्या किए थे? काम किए थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जितना भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा उसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने साल काम किया? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष। तो मैं बता दूं कि मेंडल जो है वो मटर के पौधे पर 7 वर्ष काम किए थे। और ये कब से कब किए थे ये भी सुन लीजिए। 1856 से लेकर, याद रखिएगा, 1856 से लेकर ये 63 तक काम किए थे। ये भी आपको याद कर लेना है कि 1856 से 63 तक मतलब 7 वर्ष तक मेंडल जो है मटर के पौधे पर काम किए थे। इस बात को भी याद रखना है। देखिए जो भी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं उसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे और पढ़ेंगे घर पे तो बहुत बेहतरीन करेंगे और उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। अगला देखिए क्या, आनुवंशिकी के पिता कौन है? टीएच मॉर्गन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, अरस्तु हैं, सभी हैं। तो मेरे से सुन लीजिए, मैं बता दूं आप लोग को। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये आनुवंशिकी के पिता हैं, लेकिन वही अगर दे देता कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता कौन है, इसमें क्या लगा देता? अगर प्रायोगिक लगा देता कि एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल आनुवंशिकी के पिता कौन है, या दे देता कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता कौन है, तो उस समय आप लोग को लगाना होता क्या चीज़? टीएच मॉर्गन। और मैं बता दूं कि अरस्तु जो हैं वो बायोलॉजी के पिता हैं। किसके पिता हैं? बायोलॉजी के पिता हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि बायोलॉजी के पिता कौन हैं तो अरस्तु है, और आनुवंशिकी के पिता कौन हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अगर देता है कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता कौन हैं तो टीएच मॉर्गन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, मेंडल ने मटर के पौधे पर कब से कम तक काम किए थे? 1856 से 63, 1860 से 63, 55 से 62 और 57 से 64। तो मैं बता दूं कि मेंडल जो है 7 वर्ष काम किए थे मटर के पौधे पर। कितने वर्ष? 7 वर्ष, जो कि 1856 से लेकर और 63 तक काम किए थे। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि होमोजाइगस को दर्शा रहा है। होमोजाइगस को हम लोग बोलते हैं समयुग्मजी। देखिए समयुग्मजी को कौन दर्शा रहा है? देखिए मैं बता दूं कि समयुग्मजी को जो दर्शा रहा है ये नहीं दर्शा रहा, ये दोनों अलग अलग हैं। एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ये तो नहीं हो सकता। ये वाला देखिए दोनों क्या है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये दोनों कैपिटल हैं तो ये समयुग्मजी हो सकता है। ये दोनों स्मॉल है ये भी हो सकता है। तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है बी और सी दोनों होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये हेट्रोजाइगस है। क्या है? अगर दोनों अलग अलग रहते हैं, एक एलील को बनाने वाले जब दोनों जीन अलग अलग रहते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी। हिंदी लिख लीजिएगा, उसको विषम युग्मजी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं? समयुग्मजी है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विपरीत विकल्पी विपरीत लक्षण वाला संकेतक जोड़े को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि विपरीत विकल्पी लक्षणों के संकेतक जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? एलील भी कहते हैं या उसी को युग्म विकल्पी कहते हैं। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है?
ए और बी दोनों होने वाला है, मतलब राइट जवाब इसका सी नंबर होने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जो भी है ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने में एक से एक बारूद क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या, एक संकर संकरण के लिए फिनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? 3:1, 1:1, 1:1, 2:1 और 9:3, 3:1 सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला 3:1, कि एक संकर संकरण के लिए फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? 1:3:1 होता है, लेकिन ये जीनोटाइप अनुपात होता है। एक संकर संकरण के लिए जीनोटाइप अनुपात अगर पूछता है तो जीनोटाइप अनुपात कितना होता है आपको याद रखना है, 1:2:1। लेकिन वही ये द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात है, एक संकर संकरण का नहीं, द्विसंकर संकरण का अगर पूछता है कि द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है तो आपको बताना है कि 9:3:3:1 होता है। और वही जीनोटाइप पूछेगा, अगर एक संकर के लिए पूछेगा जीनोटाइप तो 1:2:1 और फिनोटाइप पूछेगा तो 3:1। ये जो है द्विसंकर संकरण के लिए है क्या चीज? फिनोटाइप अनुपात। इस बात को याद रखेंगे। तो अगला देखिए क्या है, एक संकर संकरण के लिए जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 और सभी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि आखिर इसका राइट जवाब क्या होगा। देखिए मैं अभी बताया था इसका आंसर और मैं आप लोग से मैं पूछना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए क्या है, द्विसंकर संकरण के लिए फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। मैं अभी बताया था 3:1 होता है, कि 9:3:3:1 होता है, कि 1:2:1 होता है, कि सभी होता है। और इसका आंसर मैं अभी बताया था और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए आप लोग पे बहुत हम भरोसा करते हैं और मुझे उम्मीद भी है कि इस बार आप लोग का 450 प्लस आएगा। तो आएगा कैसे? जब आप मेहनत करेंगे। देखिए एक मेरे मेहनत करने से नहीं हो जाएगा, आप प्रतिदिन मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके बेहतर होगा। इसलिए आप लोग को भी मेहनत करने होंगे और जब भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आंसर कमेंट में लिखने होंगे, ताकि आप लोग को रिवीजन हो और याद हो। तो लिखने से ही याद होगा। अगला देखिए क्या है, एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? स्वप्रभाविता का, बहुएलील का, ए और बी दोनों का। तो मैं बता दूं कि देखिए ए और बी रक्त समूह जो होता है स्वप्रभाविता का भी होता है और बहुएलील का भी होता है। तो राइट जवाब इसका सी नंबर का होने वाला है। और देखिए एबीओ रक्त समूह की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर। ये भी याद रखिएगा कि एबीओ रक्त समूह का खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर। कौन के थे? कार्ल लैंडस्टीनर किए थे। ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ मैं और 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको भी सुनिए। एबीओ रक्त समूह जो होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, एबीओ रक्त समूह होता है, इसमें जो ओ होता है और एक होता है ए बी। कौन होता है? ए बी। तो मैं बता दूं कि ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सर्वदाता रक्त समूह, जो सबको दे सकता है। और ये ए बी कहलाता है सर्वग्राही, जो सबसे क्या कर सकता है? ले सकता है। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा रक्त समूह है जो सर्वग्राही है, जो सबसे ले सकता है, तो ए बी बताना है। और पूछेगा कि वो कौन सा रक्त समूह है जो सबको दे सकता है, तो ओ है। इस बात को याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स काय की खोज किसने की थी? हेकिंग ने, मेंडल ने, मोर्गन ने, सभी ने। तो मैं बता दूं एक्स काय की खोज जो किए थे वो हेकिंग नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किए थे? हेकिंग नामक वैज्ञानिक ने एक्स काय की खोज किए थे। इस बात को याद रखना है। अगला देखिए क्या है, कीटों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? एक्स ओ के द्वारा, एक्स वाई के द्वारा, एक्स एक्स द्वारा, एक्स वाई द्वारा, जेड डब्ल्यू द्वारा। तो मैं बता दूं कि कीटों में जो लिंग निर्धारण होता है वो एक्स ओ प्रकार के द्वारा होता है, और नर में और मादा में किस में होता है? मनुष्य में इसके द्वारा होता है। एक्स वाई के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। याद रखिएगा, ये मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? एक्स वाई के द्वारा। और वही कीट में पूछ रहा है तो एक्स द्वारा, और पक्षी में जेड डब्ल्यू द्वारा। याद रखेंगे, ये भी आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स वाई के द्वारा मानव में लिंग का क्या होता है? निर्धारण होता है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 होता है, कि 47 होता है, कि 45 होता है, कि सभी?
तो मैं बता दूं कि मानव में गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो 46 होता है। कितना होता है? 46। लेकिन वही अगर नर में कभी कभी ऐसे दे देता है 44, जो कि ऑटोसम की संख्या है, और एलोसम की संख्या 2 होती है। याद रखिएगा, ये 44 नर में ऑटोसम की संख्या है, और ये क्या है? XY लिंग गुणसूत्र है। ये भी याद रखिएगा। मादा का कभी कभी ऐसे दे देता है, देखिए कैसे, 44 प्लस में XX। ये देखिए, ये ऑटोसोम की संख्या है और ये अलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र है। ये अलिंग है। अलिंग गुणसूत्र अगर एग्जाम में पूछेगा कि मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, देख लीजिए, नर में भी कितना है? 44, और मादा में भी 44। अगर वही पूछता है कि लिंग गुणसूत्र कितना होता है, तो लिंग गुणसूत्र नर में भी होता है 2, जो कि XY होता है, और मादा में क्या होता है? XX। तो इस टाइप के भी आपको याद रखने हैं। ऐसे तो याद रखना है गुणसूत्र 46 होता है, लेकिन ये नर में ऐसा होता है और मादा में ऐसा होता है, ये भी याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पक्षियों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? अभी हम आपको बताए थे, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ZW के द्वारा होगा, कि देखिए कि XX द्वारा होगा, XY द्वारा होगा, XO द्वारा होगा। अभी मैं बताया था, और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और देखिए, ये भी मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, अभी मैं इसका आंसर अभी बताया था, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके जरूर बता के जाना है। अगर पूरे वीडियो को अच्छे तरह से देख रहे हैं, अगर आपकी भी सपना है कि 450 प्लस लाना है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर जाएंगे, जरूर बताएंगे इसका आंसर। अगला देखिए क्या है, मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 45, 32, 16, 10। तो मैं बता दूं कि मधुमक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि जीन विनिमय की क्रिया की किस विधि में होती है, किस अवस्था में होता है? पैक्टिन में, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, सभी। तो मैं बता दूं कि जीन विनिमय की क्रिया जो होती है वो पैक्टिन अवस्था में होती है। किस अवस्था में? पैक्टिन अवस्था में होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होता है कितना? 45, 46, 57 और 47। तो मैं बता दूं कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है कितना? 45। इस बात को याद रखिएगा, जिसमें मादा जो होती हैं वो बांझपन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बांझपन। टर्नर सिंड्रोम ऐसा बीमारी है जिसमें मादा क्या हो जाती हैं? बांझपन हो जाती हैं। इस बात को याद रखिएगा। और इसमें किस प्रकार का गुणसूत्र बनता है? तो 100 प्रकार का गुणसूत्र बनता है। और वो मादा कैसी होती हैं? छोटी कद के हो जाती हैं। तो ये छोटी कद के हो जाती है। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र से 45 होती है, और उसमें जो मादा होती है कैसे हो जाती है? बांझपन। और उसमें गुणसूत्र किस प्रकार बनता है? 100 प्रकार का। और माता कैसी होती है? छोटी कद की हो जाती हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, 45, 47, 22। तो मैं बता दूं कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 47 होती है, जिसमें इसमें यह नर में होने वाली बीमारी है, जिसको आप लोग ट्रांसजेंडर का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग भाषा में बोलते हैं छाक्का। समझ रहे ना? तो इसमें नर बांझपन हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें किस प्रकार का गुणसूत्र बनता है? तो XXY प्रकार का। किस प्रकार का? XXY, मतलब 44 और प्लस में XXY प्रकार का गुणसूत्र अगर बनेगा तो समझिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। इस बात को भी ध्यान रखना है। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे, और उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। चलिए, तो आज इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे। आप लोग प्रॉपर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदम में होगी। चलिए, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।